त्रिशूल एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद मिया। आज के लेक्चर में हम जानेंगे प्रकट अधिमान सिद्धांत और मांग का नियम। तो प्रकट अधिमान सिद्धांत का जो विकास किया गया वह प्रोफेसर सैमुअल्सन के द्वारा किया गया। तो प्रकट अधिमान सिद्धांत के द्वारा सैमुअल्सन ने मांग के नियम की व्याख्या की है। तो सबसे पहले यहाँ पे जानते हैं कि मांग का नियम क्या है। तो जो मांग का नियम है वह प्रोफेसर मार्शल के द्वारा दिया गया। तो मांग का नियम क्या कहता है कि जैसे जैसे किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उसकी मांग बढ़ती है, और इसके विपरीत जैसे जैसे किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग घटती है। तो इस प्रकार से मांग और कीमत के बीच जो संबंध होता है वह विपरीत या निगेटिव संबंध होता है। तो इस प्रकार से ये हुआ मांग का नियम। तो इसको हम यहां पर एक छोटे से उदाहरण के द्वारा समझते हैं। ये हो गया प्राइस और ये हो गया डिमांड। ठीक है, प्राइस 5 4 3 2 1। ठीक है, अब यहाँ पर डिमांड देखते हैं 10 20 30 40 और 50। यह मांग के नियम का उदाहरण है। माना किसी वस्तु का मूल्य 5 4 3 2 1 इस प्रकार से घटता है। तो मांग का नियम क्या कहता है कि जैसे जैसे किसी वस्तु का मूल्य घटता है तो वैसे वैसे वस्तु की मांग बढ़ती है। अर्थात 5 रुपए पर मांग कितनी है? 10, कम है। लेकिन जैसे ही मूल्य 1 रुपए घटता है 4 हो जाता है तो मांग बढ़कर 20 हो जाती है। और ऐसे ही जब मूल्य घटकर 1 रुपए हो जाता है तो मांग सबसे अधिक 50 केजी हो जाती है। तो इस प्रकार से कीमत जैसे जैसे घटती है वैसे वैसे मांग क्या होती है? बढ़ती है। और इसके विपरीत क्या होता है कि जैसे जैसे कीमत बढ़ती है, कीमत अर्थात 1 रुपए से बढ़कर 2 रुपए हुई, 2 से 3 4 5, ठीक है, ऊपर की ओर बढ़ना शुरू हुई तो इसके विपरीत मांग भी क्या होगी? घटना शुरू हो जाएगी। 50 40 30 20 10। तो इस प्रकार से ये हुआ मांग का नियम। प्रोफेसर सैमुअल्सन ने प्रकट अधिमान सिद्धांत के द्वारा मांग की व्याख्या करने के लिए आधार लिया मांग की धनात्मक आय लोच को। तो मांग की धनात्मक आय लोच का अर्थ है कि जैसे जैसे किसी उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो वैसे वैसे वह वस्तु की मांग भी क्या करता है? बढ़ाता है। अर्थात आय बढ़ने पर वस्तु की मांग बढ़ती है और आय घटने पर वस्तु की मांग घटती है। तो इसे कहते हैं मांग की धनात्मक आय लोच। इसको भी एक छोटे से उदाहरण के द्वारा समझते हैं। यह है किसी उपभोक्ता की इनकम। वाई फॉर इनकम, डी फॉर डिमांड। इनकम क्या है? 10 20 30। तो उपभोक्ता की इनकम जब क्या है? 10 रुपया है तो वह वस्तु की डिमांड कर रहा है 100 केजी। उसकी इनकम बढ़कर 20 हो जाती है तो डिमांड करता है 200 केजी। और जब इनकम बढ़कर और ज्यादा हो जाती है तो क्या करता है? 300 केजी की डिमांड करता है। अर्थात जैसे जैसे क्या हो रहा है, इनकम उसकी बढ़ रही है वैसे वैसे वह वस्तु की मांग बढ़ा रहा है। और इसके उल्टा क्या होगा? विपरीत, यदि उसकी इनकम घटती है, कैसे? 30 रुपए है पहले तो डिमांड कितनी है? 300 केजी। उसकी इनकम घटकर 20 रुपए हो जाती है तो डिमांड 200 केजी हो जाएगी। अर्थात 100 केजी उसकी डिमांड घट जाएगी। और यदि इनकम 10 हो जाती है तो डिमांड और भी कम होकर 100 केजी हो जाएगी। तो इसे कहते हैं मांग की धनात्मक आय लोच। प्रकट अधिमान सिद्धांत के द्वारा सैमुअल्सन ने किस प्रकार से मांग के नियम की व्याख्या की है? तो यहां पर देखिए, यहां पर दो परिस्थितियां या दो कंडीशन आती है कि एक्स वस्तु का मूल्य बढ़ने पर मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और दूसरा आता है कि एक्स वस्तु का मूल्य घटने पर मांग पर प्रभाव क्या पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें यहां पर दो रेखा चित्रों की या दो डायग्राम की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहां पर बात हो रही है कि x वस्तु का मूल्य बढ़ने पर और दूसरा है घटने पर। लेकिन जो y वस्तु है उसका जो मूल्य रहेगा वह क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। उसके मूल्य में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका डायग्राम किस प्रकार से बनेगा? तो इसके लिए हमें दो अक्ष, एक्स अक्ष, वाई ओ, एक्स
इस पे गुड्स आ जाएगी, ठीक है, और इस पे वाई गुड्स, गुड्स मीन्स होता है वस्तु, ठीक है। तो इस प्रकार से सैमुअल्सन के द्वारा अपने प्रकट अधिमान सिद्धांत में दो वस्तुओं के द्वारा अपने प्रकट अधिमान सिद्धांत की व्याख्या की गई है। ओके, तो इस प्रकार से एक वस्तु हो गई x और एक वस्तु हो गई y। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि यहां पर एक बिंदु लिया और यहां पर भी एक बिंदु लिया और यहां से एक रेखा इस प्रकार से ड्रॉ की, यहाँ पे लिखेंगे a और यहां पर लिखेंगे b। तो जो a और b रेखा है यह बजट रेखा है, इसको कीमत रेखा भी कहते हैं। अब यहां पे देखिए कि यहां से इसको मैं पीले रंग से कलर कर दे रहा हूं। अब इस प्रकार से देखिए OAB ये क्या बन गया, त्रिभुज बन गया। तो इस त्रिभुज के अंदर कोई भी उपभोक्ता दोनों वस्तुओं में से किसी भी वस्तु का चुनाव कर सकता है, ठीक है, उसको प्रेफरेंस दे सकता है। तो माना वह यहां पर एक बिंदु या एक संयोग को चुनता है, वहां पे लिख दिया मैंने R, क्योंकि वह उसकी बजट रेखा के अंदर है, यहां भी ले सकता है, यहां भी ले सकता है, यहां भी ले सकता है, ठीक है। तो त्रिभुज के अंदर कोई भी उपभोक्ता x या y का कोई भी बंडल या कोई भी कॉम्बिनेशन चूज कर सकता है, ठीक है। यहां भी चूज कर सकता है, यहां भी चूज कर सकता है, क्योंकि वह उसकी बजट लाइन में आता है या इतना पैसा उसके पास है कि वह x और y दोनों वस्तुओं को क्या कर सकता है, क्रय कर सकता है। ओके, अब देखिए इसके नीचे आपने क्या करना है, ठीक इसके नीचे एक बिंदु लगा देना है। अभी आप ये बाद में काम आएगा। अब देखिए कि x वस्तु का मूल्य बढ़ने पर, कि जब x वस्तु का मूल्य बढ़ेगा तो देखिए x वस्तु का मूल्य बढ़ने पर उसकी मांग घटेगी। क्या होगी, मांग घटेगी, क्योंकि वस्तु महंगी हो गई है तो उसके बजट में वह नहीं खरीद पाएगा, अर्थात उसका बजट कम हो जाएगा। यदि वस्तु क्या हो गई है, 2 रुपए से बढ़कर 4 रुपए हो गई है, तो वस्तु महंगी हो गई है, तो इसलिए वो क्या करेगा, उसकी डिमांड कम कर देगा। ये मांग का नियम भी कहता है। तो इसके लिए अब क्या होगा कि हमें अगली यहां से एक बजट लाइन खींचनी है, ठीक है, और इस पे लिख दिया मैंने C। ओके, अर्थात जो X गुड्स है उसमें क्या हो गई है कि कीमत में वृद्धि से इतनी, अर्थात C से लेकर और B के बीच कमी हो गई है, इतना वो क्या करेगा, कम क्रय कर पाएगा। कुल मिलाकर अब वो इतना ही क्रय कर सकता है, क्योंकि वस्तु महंगी हो गई है। तो महंगी होने से जो बजट लाइन है, ये दूसरी बजट लाइन राइट हैंड से आपके लेफ्ट हैंड की तरफ क्या हो गई है, शिफ्ट हो गई है। तो इस प्रकार से यहां पर उसको क्या हो गया है, C और B के बीच X वस्तु की मात्रा कम हो गई है, उसको X वस्तु की क्षति हो गई है कि लॉस हो गया है। अब वह उसको नहीं खरीद सकता है क्योंकि वस्तु महंगी हो चुकी है। तो महंगी होने पर X वस्तु की मांग क्या हो गई है, B से घटकर यहां C पहुंच गई है। ओके, इसके बाद यदि इस संयोग को खरीदने के लिए उसको एक्स्ट्रा मनी दी जाती है, उसको अतिरिक्त मुद्रा दी जाती है, किसके अनुसार, सैमुअल्सन के अनुसार, कि वह इस कॉम्बिनेशन, क्योंकि उसका बजट घट गया है तो अब इस कॉम्बिनेशन को तो खरीद नहीं सकता है, तो यदि उसको अतिरिक्त आय दी जाए कि वह इस कॉम्बिनेशन को या R बिंदु को खरीद सके, R बंडल को खरीद सके, तो उसको एक्स्ट्रा मनी दी जाएगी, अतिरिक्त धन या मुद्रा पैसा जो भी है उसको दिया जाए। तो क्या असर पड़ेगा, ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो बजट लाइन है एक और बजट लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। ओके, जो कि क्या होगी, A और C के पैरेलल होगी, समांतर होगी। ओके, और इसको यहां पर टच करते हुए निकलेगी। तो यहां से देखिए इस प्रकार से एक बजट रेखा यहां से क्या हो गई है, ड्रॉ कर दी है, और इस पे लिख दिया है D। ओके, और यहां पे कर दिया, ये है A और ये हो गया A1। ओके, तो इस प्रकार से ये जो नई बजट रेखा है कलर्ड वाली, ये क्या कर रही है, इस पीली वाली रेखा को, जिसको कि वह पहले खरीद रहा था R बंडल को, यहां पे टच कर रही है, स्पर्श कर रही है। ओके,
अब जानने वाली बात क्या है, यहीं से शुरू होती है कि देखिए A1 और D जो ये कलर वाली क्या है कीमत या बजट लाइन है, इसमें वह किस संयोग को चुन सकता है, किसको खरीद सकता है। ठीक है, तो देखिए इस पर वह किसी भी संयोग को क्रय कर सकता है। तो किस संयोग को वो क्रय कर सकता है, ये यहां पर जानने वाली बात है कि देखिए कि उसको अतिरिक्त पैसा देने से तो पहले तो ये हुआ कि वह पहले के बराबर अर्थात जितना मूल्य बढ़ने से पहले वह खरीद रहा था उतना तो वह क्या करेगा, खरीद ही लेगा, क्योंकि उसको अतिरिक्त इनकम दी गई है। इसलिए A1 और D जो बजट लाइन है वो दाईं तरफ शिफ्ट हो गई है। ओके, उसके बाद देखिए इसके नीचे R के नीचे वाला क्षेत्र देखिए, ये वाला यहां से लेकर D से और B के बीच, इस क्षेत्र में इस पर वह किसी भी संयोग को नहीं चुनेगा। नहीं चुनेगा, क्यों नहीं चुनेगा, क्योंकि उसकी जो बजट लाइन पहले थी वो यहां थी। ओके, तो उस समय उसने आर को चुना था तो नीचे के उसने संयोग को क्या कर दिया था, छोड़ दिया था, क्योंकि वो उसकी दृष्टि में क्या थे, अच्छे नहीं थे, खराब थे या हीन थे, निकृष्ट थे। तो ऐसी स्थिति में आर से और डी के बीच वह किसी भी संयोग को नहीं चुनेगा। ओके, ये ध्यान रखना है, चाहे यहां पे बन रहा है चाहे यहां पे बन रहा है, यहां बन रहा है, क्योंकि ये वाला पहले उसके बजट लाइन में था और उसने तब तो खरीदा नहीं था, तो वर्तमान परिस्थितियों में तो वो उसको खरीदेगा ही नहीं, क्योंकि वो उसको हीन मान चुका है। अब इसके ऊपर देखिए A1 से लेकर और R के बीच, ठीक है, इसको शैडो कर देते हैं। यहां पर वह किसी भी संयोग को चुन सकता है। ठीक है, यहां पे भी चुन सकता है, यहां पे भी चुन सकता है, यहां पे भी चुन सकता है। ओके, कि जबकि उसको एक्स्ट्रा मनी दी गई है, उसको अतिरिक्त धन दिया गया है, तभी तो क्या हुआ, बजट लाइन इधर हुई। तो जो हमने शैडो किया है यहां से लेकर R से और A1 के बीच, वो किसी भी बिंदु को चुन सकता है या किसी भी संयोग को चुन सकता है। लेकिन प्रभाव क्या पड़ेगा, इनकम बढ़ने पर भी। माना वह यहां पर किसी संयोग को चुनता है और वो संयोग है R1, तो क्या होगा, यहां पे देखेंगे नीचे की तरफ, यहां पे लिख देते हैं E, तो क्या हुआ कि यहां से यदि नीचे की ओर जाते हैं तो देखिए X वस्तु की जो मांग है वह और भी क्या हो गई है, कम हो गई है, क्योंकि उसका मूल्य बढ़ चुका है। तो इनकम बढ़ने पर भी यदि वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है तो उसकी मांग क्या हो जाती है, घट जाती है। तो इस प्रकार से ये हो गया डिमांड कर्व, जो कि सैमुअल्सन ने प्रकट अधिमान सिद्धांत के द्वारा बताने का प्रयास किया। तो उसका कहने का क्या अर्थ है कि यदि X वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो उसकी मांग घट जाएगी। ओके, क्योंकि वह महंगी हो चुकी है। ओके, और इसके बाद यदि ये पुरानी वाली बजट लाइन पे आता है यहां, तो वह इस वाले अर्थात पहले वाले जो बंडल है या संयोग को नहीं खरीद पाएगा। अब दूसरा आता है कि X वस्तु का मूल्य घटने पर मांग पर प्रभाव, जबकि Y वस्तु का मूल्य दोनों कंडीशन में क्या है, स्थिर रहेगा, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो X की डिमांड इतनी हो गई, लेकिन Y की डिमांड यहां तक अपने बराबर अर्थात बढ़ी हुई है। ठीक है, केवल X की ही डिमांड या मांग घट रही है। इसके बाद इसका भी रेखा चित्र पर देखते हैं कि यदि X वस्तु का मूल्य घटता है तो मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसके लिए भी हमें यहाँ पे एक डायग्राम की आवश्यकता पड़ेगी। ये हो गया X, ये हो गया Y, ये हो गया O, ये हो गया X गुड्स और ये हो गया Y गुड्स। ओके, सेम पहले की तरह ये क्या करनी है, A और B, ये हमारी कीमत रेखा होगी पहले वाली। ठीक है, बजट लाइन। ठीक है, इस बजट लाइन के अंदर कोई भी बंडल कोई भी उपभोक्ता क्या कर सकता है, क्रय कर सकता है। अब हमारा बाद उसने यहाँ पे एक बंडल को चयन किया। ठीक है, इसके सारे वो चाहे यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, किसी भी बंडल को इस O, A और B त्रिभुज में खरीद सकता है, क्योंकि वो उसके बजट लाइन में इतना पैसा उसके पास है। अब बात क्या की जा रही है कि किसी वस्तु का मूल्य कम होता है, तो मूल्य कम होने पर क्या होगा, उसकी मांग बढ़ेगी।
ठीक है। तो जो वस्तु क्या है 4 रुपए की है वो क्या होगी 2 रुपए में मिलती है तो ज्यादा खरीदेगा। तो उससे क्या होगा कि जो हमारी बजट लाइन है इसी के सारे हम एक बजट लाइन क्या करेंगे यहां पर ड्रॉ करेंगे, जो क्या बतला रही है कि एक ही जगह से निकलेगी इधर की तरफ। अब व्यक्ति का क्या हो गया बजट बढ़ गया वस्तु सस्ती होने से, अब वो वस्तु की मात्रा को ज्यादा करेगा। अर्थात बी और सी पहले तो यहां से यहां तक ही वह एक्स वस्तु की मात्रा को खरीद रहा था, लेकिन जैसे ही वस्तु एक्स की कीमत घटी तो बी से वो सी की ओर, ठीक है, इतनी उसकी डिमांड बढ़ गई है। ओके, इतनी बात तो क्लियर हो गई। इसी के नीचे ठीक यहाँ पे जिससे कि हम इसको समझ सकें यहाँ पे एक बिंदु भी लगा देना है। अब क्या होता है कि यहां से उसकी इनकम जो बढ़ी, जो आय बढ़ी, अब यहां पर उसको घटा दिया जाए, उससे पैसे वापस ले जाए उपभोक्ता से, तो मांग पर अर्थात एक्स वस्तु की मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए हमें यहां से एक बजट लाइन अर्थात पहले वाले उधर की तरफ शिफ्ट हुई थी, ठीक है, अब ये बाईं तरफ शिफ्ट होगी तो इसको यहां से लेंगे, ठीक है, और इसको आर से टच कराते हुए इसके बीचों बीच यहां ले जाना है इसको, ठीक है, और ये नीचे आ जाएगी A1, ठीक है। तो इस प्रकार से अब यहां पे देखिए अब क्या हुआ कि जो उसको अतिरिक्त पैसे दे गए थे उससे ले गए हैं। ओके, अब यहां पर क्या होगा कि पैसे कम करने से क्या होगा कि उसकी जो बजट लाइन है वह बाईं तरफ पीछे उड़ जाएगी, लेकिन इसको टच करते हुए उसके बीच से गुजारना है। तो जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया बी, तो ये वाली जगह के लिए हम लिख देंगे डी। ओके, तो अब वह क्या करेगा कि इस ए से लेकर और डी तक किसी भी कॉम्बिनेशन को चुन पाएगा, तो इसको तो वह चुन ही लेगा, ठीक है, क्योंकि इसको तो पहले ही वो चुन रहा था, यहाँ पे पी लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पे एन लिख लिया। अब इसके बाद देखिए अब समझने वाली बात क्या है कि यहां से लेकर और यहां तक वो अगला संयोग कौन सा चुनेगा। ओके, तो यहां पर देखिए कि यहां से ए से यहां से लेकर और यहां से इस प्रकार से ये जो त्रिभुज बन गया ये तो उसकी बजट लाइन में पहले ही था, ठीक है, इसलिए यहां पर यदि कोई भी कॉम्बिनेशन बनता है तो वह उसका चुनाव नहीं करेगा। ओके, हाँ, इसके नीचे अब देखिए आर से नीचे और डी तक यदि कोई कॉम्बिनेशन बनता है, यहां पे बनता है, यहां पे बनता है, तो वो किसी को भी चुन सकता है। क्यों? क्योंकि वह उसकी बजट लाइन से बाहर है। ओके, ये तो अंदर था, अब ये बाहर की तरफ हो गया। ओके, तो इसके बाहर वह वस्तु का चुनाव करेगा। ओके, तो चुनाव करेगा क्या होगा सर, ठीक है, यहां से इसको मिलाते हैं तो यहां देखिए एक्स वस्तु की मात्रा क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी और वाई वस्तु की मात्रा नीचे आ जाएगी। तो कहने का अर्थ है कि यहां पर वस्तु क्या हो जाएगी अतिरिक्त आय घटाने पर भी, जो उसको एक्स्ट्रा मनी यहां से इधर को ले गई थी, मनी कम होने पर भी, उसका धन कम होने पर भी उसकी जो है एक्स वस्तु की डिमांड बढ़ जाएगी। इस प्रकार से दो कंडीशन हुई, ठीक है, कि एक्स वस्तु का मूल्य बढ़ने पर मांग पर प्रभाव तो यहां बनेगा, ठीक है, और इसके जस्ट एक्स वस्तु का मूल्य घटने पर मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसका यहां पर देखा जाएगा। तो मूल्य बढ़ने पर क्या होता है मांग घटती है, ये मार्शल ने भी कहा और यही सत्य सिद्ध करने का यहां पर सैमुअल्सन ने अपने प्रकट अधिमान सिद्धांत के द्वारा किया है। तो इस प्रकार से मांग की धनात्मक जो आय लोच है इसके द्वारा, इन दो रेखा चित्रों के द्वारा मांग के नियम को भली भांति सत्य सिद्ध करने का जो प्रयास किया है वो किया है प्रकट अधिमान सिद्धांत के द्वारा प्रोफेसर सैमुअल्सन ने, और इसको कहते हैं डिमांड थ्योरम, अर्थात मांग की धनात्मक आय लोच के द्वारा उसने समझाने का प्रयास किया, इसलिए उसका जो ये सिद्धांत है यहां पर उसको डिमांड थ्योरम या मांग प्रमेय के नाम से भी जाना जाता है। तो आज मैंने आपको क्या बताया, मैंने आज आपको बताया कि प्रोफेसर सैमुअल्सन ने प्रकट अधिमान सिद्धांत के द्वारा मांग के नियम की किस प्रकार से व्याख्या की है। मांग का नियम प्रोफेसर मार्शल ने दिया, उसने कहा कि जैसे जैसे किसी वस्तु की कीमत घटती है
तो वस्तु की मांग बढ़ती है, और जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ती है उसकी मांग घटती है। तो वही बात प्रकट अधिमान के द्वारा इन दो रेखाचित्रों में प्रोफेसर सैमुअल्सन ने सत्य सिद्ध करने का प्रयास किया है।